इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव। देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चर्चा में आज हम जानेंगे कि भारत में निम्न स्वास्थ्य के कारण क्या है। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। दोस्तों, व्यवहारिक जीवन और सैद्धांतिक जीवन में काफी अंतर होता है। दुनिया की मोटी मोटी किताबों को पढ़ करके आप जब व्यवहारिक जीवन में आते हैं तब आपको महसूस होता है कि केवल सैद्धांतिक पक्ष के आधार पर आप अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं, क्योंकि उनके व्यवहारिक पहलुओं को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश को आजादी मिली 1947 में। भारत आजाद हो गया। इस देश को संवारने के लिए, इस देश की अस्मिता को पुनः वापस करने के लिए, इस देश के धरोहर को सजाने के लिए, संजोने के लिए, इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और समृद्धशाली बनाने के लिए, यहाँ के लोगों को शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार ऐसे क्षेत्रों में समुचित अवसर प्रदान करने के लिए, इस देश की गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, निर्धनता जैसी समस्याओं के समाधान के लिए देश की सरकारों ने समय समय पर कई प्रकार के कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास किया। उन्हीं कार्यक्रमों के बीच आजादी के बाद जो सबसे बड़ी और पहली योजना थी सरकार की, जिसको हम सब लोग पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ही था इस देश के लोगों के समक्ष जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करना और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का संकल्प, जिससे लोगों को शिक्षा मिल सके, रोजगार मिल सके, स्वास्थ्य मिल सके, भोजन मिल सके, आवास मिल सके, कपड़ा मिल सके, दवाई मिल सके। इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से ही पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। मैं सैद्धांतिक और व्यवहारिक जीवन की बात इसलिए कह रहा था क्योंकि आप संपूर्ण विषय को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, गौर करेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत की सरकार ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी, क्या वह व्यवहारिक जीवन में उन सभी संकल्पों को पूरा करने में कामयाब हो पाई क्या? या फिर कितने प्रतिशत सफलता हमको प्राप्त हुई? यह आपको समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि सैद्धांतिक जीवन और व्यवहारिक जीवन में क्यों डिफरेंसेस हैं, क्या तफरका है, क्या अंतर है। आजादी के बाद इस देश के लोगों को मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के संकल्प के बीच
एक जो आवश्यक संकल्प था उसमें था स्वास्थ्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करना। तेजी से बढ़ रहे इस देश के लोगों के मृत्यु दर को रोकना, भूख से तड़प कर मर रहे लोगों की समस्याओं को दूर करना, एक एक व्यक्ति को उसके स्तर के अनुरूप, उसकी कार्य क्षमता के अनुरूप, उसके योग्यता के अनुरूप उसको काम देना। यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे किसान भाइयों के लिए भी कार्यक्रम था, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी देना। क्या इतने बड़े संकल्प को लेकर जिन योजनाओं की शुरुआत की गई थी, आपको लगता है कि वो सारी योजनाएं, उन सारे संकल्पों को पूरा करने में सरकार कामयाब हो गई? नहीं हुई। उन्हीं योजनाओं के बीच जो 11वीं पंचवर्षीय योजना आई, हम जानते हैं कि 1 अप्रैल 1951 को पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद अंतिम वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो जाती है और पुनः 1 अप्रैल से अगले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत मानी जाती है या हो जाती है। मूल बिंदु पर मैं बात करूंगा। भारत में निम्न स्वास्थ्य के कारण क्या है? भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में कौन कौन सी चुनौतियां हैं? हम स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार कैसे ला सकते हैं? इस देश में तेजी से बढ़ रहे मृत्यु दर के आंकड़े को कैसे कम कर सकते हैं? या फिर इस देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार कैसे ला सकते हैं? स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और इस देश की सरकार की योजनाएं कहां तक सफल हो पाई? 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस देश के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधा मुहैया कराने के संकल्प के साथ सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। मैं बात कर रहा हूं 11वीं पंचवर्षीय योजना की। इस योजना में इस बात का ध्यान दिया गया था कि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की जाएगी। अभी तक जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती थी, उन सुविधाओं की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसमें हम लोग सुधार करेंगे। बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं इस देश के लोगों के बीच, उन बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने प्रभावी कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई। संख्यात्मक दृष्टिकोण से और गुणात्मक दृष्टिकोण से अस्पतालों में या स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। प्रदूषित वातावरण को दूर करने का प्रयास किया जाएगा और स्वास्थ्य के लिए जो बेहतर हो सकता है उस तरह के वातावरण के निर्माण की दिशा में सरकार पहल करेगी। स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। देश के कोने कोने में हम स्वास्थ्य विश्वविद्यालय खोलेंगे, जिससे इस देश के लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। इस प्रकार के कई
कार्यक्रमों की शुरुआत उसमें की गई, लेकिन प्रमुखता के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रभावी कार्यक्रमों के रूपरेखा को तैयार करके और उसे व्यवहारिक जीवन में अर्थात धरातल पर उतारने के प्रयास का संकल्प लेकर सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। क्या कारण है जो इतनी तेजी से इस देश के अंदर लोगों की मृत्यु हो जाती है, या इस देश का मृत्यु दर इतना अधिक है? हमारे देश में जन्म दर भी ऊंची है और मृत्यु दर भी ऊंची है, अर्थात अधिक है। दोस्तों, अशिक्षा और बढ़ती हुई जनसंख्या, ये दो ऐसे कारक हैं जो हमारे और आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का जड़ है। अगर आप अशिक्षित हैं, अगर आपके परिवार के लोग अशिक्षित हैं और संख्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार की संख्या अत्यधिक है, तो यह केवल दो ही कारण नहीं है जहां आपको कठिनाई होगी। इन दो कारणों के गर्भ में आपके जीवन में कई कारणों का जन्म हो जाता है और उन्हीं समस्याओं को समाधान करते करते आपका संपूर्ण जीवन समाप्त हो जाता है। ऊंची जन्म दर या ऊंची मृत्यु दर के पीछे क्या कारण था? हमारे देश की माताओं को, बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है। कई बार आवश्यक या उपयुक्त पौष्टिक आहार नहीं मिलने के कारण हमारी माताएं, बहनें, हमारे बच्चे असमय काल के गाल में समा जाते हैं। कारण क्या है? अशिक्षा। कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। कारण क्या है? गरीबी। कारण क्या है? निर्धनता, बेरोजगारी, भूखमरी और संसाधनों की अनुपलब्धता, संसाधनों का अभाव, जिसके कारण इस तरह की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। अपर्याप्त एवं अपुष्टिकारक, मैंने कहा कि पौष्टिक भोजन का अभाव है। अपुष्टिकारक भोजन एवं कुपोषण एक व्यक्ति के शरीर के लिए जितनी मात्रा में, जितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, उतना उसको नहीं मिल पाता है। स्वाभाविक है कि समस्याएं पैदा होगी। स्वाभाविक है कि शारीरिक दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार की कमियों का जन्म होगा और वह धीरे धीरे वही कमियां बड़ी बीमारी के रूप में परिणत हो जाती है। गंदगी एवं अपर्याप्त आवास व्यवस्था, संसाधनों के अभाव के कारण, उपयुक्त वातावरण नहीं मिल पाने के कारण, समुचित स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण हम गंदगी में, अपर्याप्त प्रतिकूल वातावरण में रहने के लिए विवश हैं। वर्तमान सरकार ने इस दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है। वह है इस देश के वैसे जरूरतमंद लोगों को जिनको रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर आवास योजना कार्यक्रम, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानते हैं। लेकिन हम यह जानते हैं कि
इस देश की इतनी बड़ी विशाल लोकतंत्र की, इतने बड़े विशाल देश की, इतनी बड़ी आबादी वाले देश की समस्याओं का समाधान कोई भी सरकार कुछ दिनों में नहीं कर सकती। उसके लिए एक दीर्घकालिक योजना की जरूरत है, उसके लिए एक पूर्णकालिक योजना की जरूरत है और दृढ़ संकल्प की जरूरत है। समस्याओं का समाधान संकल्प से हो सकता है, चाहे वह समस्या मेरी हो, आपकी हो, या इस देश की सरकार की हो, या यहाँ की अर्थव्यवस्था की हो। दवाइयों एवं डॉक्टरों की कमी, जितनी मात्रा में इस देश के लोगों को उसके जरूरत के हिसाब से दवाइयां चाहिए, उतनी वहां उसको उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर रहना नहीं चाहते हैं। सरकारें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कर दी, लेकिन उस स्वास्थ्य केंद्र में सेवा देने के लिए, इलाज करने के लिए जिन डॉक्टरों की या स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरतें हैं, उन जरूरतों को कौन पूरा करेगा? ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी स्वास्थ्य केंद्र या उपकेंद्र पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं। वे केवल एक निश्चित कार्य अवधि के लिए जाते हैं और पुनः वापस लौट आते हैं। परेशानी, पीड़ा, बीमारी तो किसी निश्चित कार्य अवधि से बंधा नहीं होता है, वह किसी भी समय हो सकता है। और तब आपको सही परामर्श देने के लिए, आपका सही जांच परीक्षण के लिए, आपका सही इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं है। मैं बात कर रहा हूं ग्रामीण क्षेत्र की। सुदूर इलाके में रहने वाले लोगों की पीड़ा को जब आप नजदीक से महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा इन परेशानियों का परिणाम क्या है, जिसको आप बढ़ती हुई या ऊंची मृत्यु दर के रूप में पढ़ रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में भी जो निम्न परिवार के लोग हैं, वो अपने स्वास्थ्य के लिए बेहतर स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर के और अपने स्वास्थ्य का परीक्षण नहीं करा सकते हैं। जहां वह परीक्षण करा सकते हैं, वहां स्वास्थ्य के दृष्टि से सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिन जांच परीक्षणों की जरूरत होती है उसे, वे सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अगर है तो निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर है, निजी अस्पतालों में है, और वहां जाने के लिए निम्न परिवार के व्यक्ति के पास संसाधन नहीं है कि वह अपना समुचित इलाज करा सके। इन समस्याओं को कौन समझ सकता है? ये आपको समझना होगा, तभी आप समझ सकते हैं कि इस देश के सामने निम्न स्वास्थ्य के कारण क्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। उचित संबोधन प्रणाली की कमी है। सरकारें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जितने सारे स्वास्थ्य केंद्रों की, अस्पतालों की स्थापना की है, वहां एक व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होने वाले सभी तरह के बीमारियों का इलाज संभव नहीं है। यदि आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करा रहे हैं और आपको बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत है, तो सरकार के पास ऐसे अस्पताल नहीं है जहां आपकी बड़ी बड़ी समस्या या बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो सके। इसलिए जिन स्वास्थ्य केंद्रों में आप इलाज करा रहे होते हैं, उनको रेफर करने के लिए बेहतर संबोधन प्रणाली में आपको भेजने के लिए व्यवस्था नहीं है और न ही सुविधा है। तेजी से इस देश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजीकरण हो रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं के संबंध में सरकार धीरे धीरे निजीकरण की ओर बढ़ रही है।
सरकारी अस्पतालों का स्थान निजी अस्पताल ले रहे हैं। परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य सुरक्षा का काम निरंतर महंगा होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। सामान्य व्यक्ति के लिए यह बड़ी समस्या है। एक और कारगर कदम इस देश की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने उठाई है, वह है आयुष्मान भारत, जो मुझे लगता है कि दुनिया के देशों में जितने प्रमुख कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन प्रमुख कार्यक्रमों में भारत का यह एक कार्यक्रम है, आयुष्मान भारत, जो एक एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए सरकार सुविधा मुहैया कराती है। इससे इस देश के अंदर निम्न स्तरीय जीवन जीने के लिए विवश जो लोग थे, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, निर्धनता के साए में जिनका जीवन पल रहा था, ऐसे लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। क्योंकि निजी अस्पतालों में जो व्यय है, जितने खर्च आते हैं, उन खर्च को निम्न स्तर के लोग या समाज के गरीब वर्ग के लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्हें ऐसे अस्पतालों से दूर रहना पड़ रहा है या दूर होता चला जा रहा है। सरकार को कृत संकल्पित होकर के और इस बुनियादी और बड़ी समस्या के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इस तरह के समस्या का समाधान कर सकते हैं। मेरे दृष्टि से या इस देश के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रख करके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। सुझाव की दृष्टि से 2-4 बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहला है कि जन स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं का विकास और विस्तार होना चाहिए, तीव्रता के साथ, तेजी के साथ। ये सब उपलब्ध हैं, लेकिन जिस अनुपात में उसका विकास और विस्तार होना चाहिए, उस अनुपात में आज भी उसका विस्तार नहीं हो पाया है। चिकित्सा विज्ञान को उन्नत करना चाहिए। इस देश के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहिए। समाज में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ताकि हम इस देश के एक एक व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सके कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे, उसके लिए आवश्यकताएं क्या है। शिक्षा में स्वास्थ्य को पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए और निचले स्तर से लेकर के उच्च शिक्षा तक सभी के पाठ्यक्रमों में इसको प्राथमिकता के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रमों में इसको प्राथमिकता के तौर पर लागू कर देना चाहिए, ताकि इस देश के लोगों को बेहतर और उत्तम स्वास्थ्य मिल सके। मादक और नुकसानदायक वस्तुओं के उत्पादन पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था कि अशिक्षा और बढ़ती हुई जनसंख्या, जब एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए उसके पास समुचित व्यवस्थाएं नहीं होती है, समुचित साधन नहीं होते हैं, संसाधन नहीं होते हैं, अभाव में होता है, तनाव में होता है, पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसे में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मादक वस्तुओं का उपयोग करने के आदी हो जाते हैं। तो ऐसे वस्तुओं के उत्पादन पर ही रोक लगा देना चाहिए। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, शोषण, प्रसूति आदि प्रमुख
जो ज़रूरतें हैं ऐसे लोगों के लिए उसकी योजना बनानी चाहिए। प्रसूति महिलाओं के लिए पोषाहार की व्यवस्था कैसे होगी, उसका पोषण कैसे होगा, और बेहतर सुविधा व्यवस्था कैसे मुहैया कराया जा सकता है। इसलिए महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षा देना है, उसके पोषण के बारे में प्राथमिकता के आधार पर हमारी योजना होनी चाहिए। प्रसूति के रखरखाव के लिए, देख रेख के लिए कितनी मात्रा में उन्हें उनके जरूरत की चीजों को, पौष्टिक आहार को, दवाई को, इन सभी चीजों की समुचित व्यवस्था करने को प्राथमिकता देना होगा। तभी आप और हम इस देश के इस बड़ी समस्या के समाधान के दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। यदि मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। नमस्ते।